चल देखो बात क्या है, अपने लिमिट एलसीडी पढ़ रहे थे, अपने लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी लिमिट लिमिट वाला पोर्शन हम पूरा कर चुके हैं। इसके बाद जो पोर्शन है वो है कंटिन्यूटी। ये तभी हो पाएगा जब हमें लिमिट ढंग से आता होगा। लिमिट का ही यूज है, कुछ खास इसमें बहुत ज्यादा नया नहीं है, छोटा सा चैप्टर कह लो या छोटी सी ब्रांच कह लो एलसीडी की। तो कंटिन्यूटी तुमने वैसे तो 12th में पढ़ा ही है थोड़ा बहुत। तो कंटिन्यूटी का मतलब अगर लेमन टर्म्स में बात की जाए तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ तुम बिना पेन उठाए बना सकते हो तो इसका मतलब वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर बीच में तुम्हें पेन उठाना पड़े तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, मान लो अगर मैं sin x का ग्राफ बनाना चाहूं, तुम जानते हैं sin x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं, तो ये जो ग्राफ होगा ये कंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके से मान लो मैं cos x का ग्राफ बनाना चाहूं तो cos x का ग्राफ भी हम जानते हैं ऐसा बनता है, तो इसको भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन मान लो मैं फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाना चाहूं, फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ याद होगा ऐसा सा बनता था, तो ये ग्राफ तुम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, यहां पर तुम्हें इंटीजर्स पर पेन उठाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा वो डिसकंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। लेमन टर्म्स में बात करें तो ये होगा, लेकिन उससे हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। इतना पता चल गया कि पेन उठाना पड़ रहा है तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है, पेन नहीं उठाना पड़ रहा है इसका मतलब कंटिन्यूअस है। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें तो उसके बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो वो देखते हैं। तो यहां पर हम ये बोलते हैं कि अगर एक ऐसा फंक्शन है सॉरी, अगर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे x हुआ, क्योंकि हम फंक्शन को लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो जो पूरा फंक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, x पर, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर x में थोड़ा सा चेंज करने पर y में भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है और एक सडन जंप नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई सडन जंप आ जाए किसी भी कारणवश तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। जैसे वही फ्रैक्शनल पार्ट की अगर या ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का भी ग्राफ बना लो, जैसे मैं फ्रैक्शनल पार्ट का बना रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये बनता है। अगर हम 1 पर नोटिस करें तो क्या हुआ, डायरेक्ट यहां से 1 से जंप मारकर कहां पर आया, 0 पर आया। अगर इतना बड़ा जंप आ जाए, जंप का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस एक सिग्निफिकेंट वैल्यू में डिफरेंस आए सॉरी, तो जरूरी नहीं है कि मिनिमम 1 का डिफरेंस हो सकता है 0.1 का डिफरेंस हो या 0.01 का डिफरेंस हो, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। सॉरी, यहां पर जब हम स्मॉल चेंज की बात करें तो स्मॉल चेंज का मतलब है कि एक ऐसा चेंज h जहां पर h 0 को टेंड कर रहा हो, ठीक है। एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं x में h, और h किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, और उतना ही टेंडिंग टू 0 जो चेंज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल में है, तब उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, नहीं तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें, सर ये लेके जाना है, अगर इसी चीज को मैथमेटिकली, अगर इसी चीज को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो अगर कभी तुमसे बोल दे कि तुम्हें एक पॉइंट पर बताने कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम क्या कमेंट करेंगे, तो यहां पर तुम लिखोगे अ फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ, कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पर तब कंटिन्यूअस होगा जब उसकी LHL फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट a पर बराबर होगी राइट हैंड लिमिट ऑफ fx
एट x इक्वल टू ए। तो अगर हम कह रहे हैं कि LHL और RHL बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो किसकी इक्वल होनी चाहिए? f ऑफ a के। तो जो पिछला चैप्टर हम पढ़ रहे थे वहां पर हम ये बात कर रहे थे, हमें मतलब था कि LHL और RHL इक्वल है या नहीं है। अगर LHL RHL इक्वल है और f ऑफ a एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। हमें सिर्फ लिमिट से मतलब था। अब हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करे ही करे, LHL RHL बराबर हो, साथ ही साथ फंक्शन की जो वैल्यू है a पर वो भी इनके बराबर है, तब जाकर हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। तो ये हमारा पूरा इसी चीज पर हम काम करेंगे पूरे चैप्टर में। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है डिफरेंस, नहीं डिफरेंस तो कितना मर्जी कर लो, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जंप आ ही रहे, अगर सिग्निफिकेंट जंप आ रहे, सिग्निफिकेंट का मतलब अगर टेंडिंग टू जीरो नहीं है, अगर इवन 0.001 भी है, तब भी हम उसे सडन जंप ही बोलते हैं। मतलब बेसिकली वही देखते हैं ना कि अगर यहां पर x की वैल्यू रखें तो कितना रखते हैं? a माइनस एच रखते हैं, वहां पर h टेंड करता है जीरो को। तो अगर डिफरेंस जीरो को टेंड कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी सिर्फ h से बढ़नी चाहिए, h या 2h 3h, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है फंक्शन की वैल्यू में वो भी टेंडिंग टू जीरो आना चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर ना आए, बस ये मतलब है, ठीक है। कोई दिक्कत हो किसी को बता दो, नहीं तो नोट करो इतना। रिपीट तो मैंने ये बोला है कि अगर मैं फंक्शन में एक छोटा सा चेंज लेकर आ रहा हूं x की वैल्यू में, अगर मैं x की वैल्यू लेकर चला गया x प्लस एच तक, जिसमें h जो होता है वो जीरो को टेंड करता है, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी हम सडन जंप नहीं लेकर आते, एक छोटा सा चेंज लेकर आते हैं जो टेंडिंग टू जीरो है। और अगर मान लो f ऑफ x की बात करें तो f ऑफ x की वैल्यू चेंज होकर क्या बन जाएगी? f ऑफ x प्लस एच आ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि f ऑफ x प्लस एच जो है माइनस एफ एक्स, जो बाद में वैल्यू मिली है माइनस पहले वाली वैल्यू, ये इतना चेंज आया फंक्शन की वैल्यू में, फंक्शन की वैल्यू में कह लो या डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में कह लो, क्योंकि इसी को y के इक्वल रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर x में जो चेंज आया है वो जीरो को टेंड कर रहे हैं, तो फंक्शन में जो चेंज आया है वो भी जीरो को टेंड करना चाहिए, ये बात बोली हमने। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0.1 आ गया या 0.2 आ गया। आ रही है बात समझ? जल्दी से नोट करो। और इसी को अगर दूसरे शब्दों में बोलना चाहो तो क्या लिख सकते हो? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस f ऑफ a माइनस एच, क्योंकि बताया था जब LHL निकालते हैं तो a माइनस एच रखते हैं, जब RHL निकालते हैं तो हम रखते हैं f ऑफ a प्लस एच, और f ऑफ a को तो लिखने का यही तरीका है, f ऑफ a। अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो कंटिन्यूस है। तो नोट ये है कि अगर हम मान लो फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करना चाहें एट x इक्वल टू a, तो कंटिन्यूटी डिस्कस सिर्फ तभी करी जाती है जब उसके इमीडिएट नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड हो। मान लो उसके आसपास फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका मतलब हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है, और उसको डिसकंटिन्यूअस बोलना भी गलत होगा। समझ रहे हो ये बात? जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देखो। मान लो y इक्वल टू ln x है, इसका ग्राफ हम जानते हैं ये होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं द कंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू ln x cannot be discussed at x इक्वल टू -3। तो अब मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि y इक्वल टू ln x का फंक्शन जो है वो -3 पर कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम क्या बोलोगे? यहां पर बात करना ही गलत होगा। अब ये नहीं है कि ग्राफ नहीं है तो तुम डिसकंटिन्यूअस बोल दो डायरेक्ट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि -3 के आसपास फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब हम यहां पर कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहां पर हमने लिखा है इमीडिएट नेबरहुड में डिफाइन होना जरूरी है, x इक्वल टू a पर डिफाइंड है या नहीं है
उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो ये आ गया, मान लो एक फंक्शन है इस टाइप का, मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे क्या हो रहा है, 1 पर ओपन लगा हुआ है, मतलब फंक्शन की 1 पर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर 1 के इमीडिएट नेबरहुड की बात करी जाए, वहां पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अगर इमीडिएट नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड है तो इसका मतलब हम इस पर कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, होगा नहीं होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, द कंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू 1 कैन बी डिस्कस्ड। तुम्हें बताना है कि फंक्शन 1 पर x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। और कुछ नहीं, पूरे चैप्टर में इसमें लिमिट ही निकालनी है अपने को। जो काम पिछले में करके आए हैं बस वही करना है। पिछले चैप्टर में बस एक पॉइंट पर लिमिट निकालनी होती थी, यहां पर हो सकता है कि हमें 3-4 पॉइंट्स पर लिमिट निकालनी पड़ जाए। 3-4 पॉइंट पर चेक करना पड़े कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, बस और कुछ नहीं है। बल्कि उससे सिंपल सवाल बनते हैं इसमें। लिमिट की कर लिया बाकी बुकलेट अभी रहती है अभी तो बहुत टाइम सॉरी बहुत क्या एलिप्स चल रहा था ना, थ्योरी चल रही होगी। कर लो भाई, लिमिट के भी जल्दी कर लो। ठीक है अभिनव, सही है तेरा आंसर। ठीक है, जो ऑनलाइन वालों अगर आंसर बताना हो, कंटिन्यूअस पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, CONT डॉट लिख दो, डिसकंटिन्यूअस के लिए DISCONT। ठीक है साक्षी, सही है। करें, कुछ नहीं करना। अगर 1 पर चेक करना है तो हम पहले 1 पर क्या चेक करेंगे, LHL। LHL ऑफ fx as x tends to 1। अगर x 1 को टेंड कर रहा है और किस तरफ से करे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा 1 से छोटा नंबर। अगर x 1 से छोटा नंबर है तो उसके लिए कौन सा पार्ट काम करेगा, ये वाला पार्ट काम करेगा, साइन पाई x बाई 2। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म वगैरह नहीं बन रही यहां पर। अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो हम डायरेक्ट x को 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 2 इंटू 1। साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है। अगर इसी तरीके से हम RHL की बात करें, RHL का मतलब होगा x जो है हमारा वो 1 से हल्का सा बड़ा नंबर है। अगर 1 से हल्का सा बड़ा नंबर होगा, जैसे मान लो 1 प्लस h आ गया, तो 1 से बड़े के लिए कौन सा पार्ट काम कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हम निकालेंगे तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर 1 आएगा। तो RHL की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम बात करें f ऑफ 1 की, कैसे से हैं बच्चे, अगर फंक्शन की 1 पर वैल्यू चेक करें तो 1 पर इक्वलिटी कहां पर है, यहां पर है ना, पहले वाले पार्ट के लिए। तो x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा पार्ट काम करेगा, साइन पाई x बाई 2। यहां पर भी अगर x को 1 पुट किया जाए तो साइन पाई बाई 2 आएगा जो कि 1 होता है। तो यहां से तुम देख सकते हो कि LHL, RHL और f ऑफ 1 तीनों बराबर आ रहे हैं। तो इन तीनों को ऑब्जर्व करके हम क्या बता सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर होगा। तो सिंपल सवाल है, बस ये काम करना है। किसी को कोई दिक्कत हो,
नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बाकी से हमें मतलब नहीं है कि बॉक्स ऑफ एक्स बाद में जाकर डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा। हमसे 1 पर वैल्यू पूछिए तो हम 1 पर ही बात करेंगे। अगला लिखो, कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये भी चेक करो डिफाइन इस तरीके से करना पॉसिबल है भी या नहीं है। कहीं ऐसा हो कि एलएचएल आरएचएल ही बराबर ना है, तो वो आलस वाला काम नहीं करना कि आरएचएल से आंसर निकाल लिया या सिर्फ एलएचएल से आंसर निकाल लिया। कुछ नहीं, वही करना है, एलएचएल आरएचएल निकालनी है बस अपने को। अगर एलएचएल निकाले, कहां पर बात करवाना चाह रहे हैं वो, 0 पर। अगर एक्सटेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या करना चाह रहे हैं? एक तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा। सॉरी, कौन सा पार्ट काम करेगा? नीचे वाला पार्ट काम करेगा, क्योंकि अगर x 0 से छोटा है, अगर एलएचएल निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो x क्या होगा? 0 से छोटा होगा। 0 से छोटे के लिए कौन सा पार्ट काम कर रहा है? नीचे वाला। तो हम इसमें लिमिट निकालेंगे, e की पावर x sin x प्लस पाई x प्लस ln4। अब अगर x को 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो e की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। इंटू में आएगा साइन 0 जो कि कितना होता है? 0 प्लस पाई इंटू 0 कितना बनेगा? 0 प्लस में आएगा ln4। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ना तो नॉट डिफाइंड बन रहा है और ना ही इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। अगर इसी तरीके से मैं आरएचएल निकालना चाहूंगा एफ एक्स का, x इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू 0 पर, तो क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठंडा लगेगा गरम? गरम, बस तो गरम। तबीयत कैसी खराब हो रखी है आज तो। ठीक है, गरम जा। तो जब हम आरएचएल की बात करेंगे तो x जो होगा वो 0 से हल्का सा बड़ा होगा, मतलब ये वाला पार्ट काम करेगा। 8 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में आएगा x स्क्वायर। अब यहां पर मान लो मैं डायरेक्ट x को 0 पुट करना चाहूं तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर नीचे 0 आएगा इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। हो सकता है ऊपर भी 0 बन रहा हो, बन नहीं रहा वैसे, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हमें इसकी प्रॉपर तरीके से लिमिट निकालनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन याद करो हमने क्लास में करा हुआ है। बस वहां पर ये था 8 की जगह 10 की पावर x था, 4 की जगह 5 की पावर x और 2 की पावर x की जगह 2 की पावर x था। तो हमने वहां पर क्या बनाए थे? फैक्टर्स। जैसे करके देखते हैं। एलोपिटल भी लगा सकते हो, बार बार मैं बोल चुका हूं लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। 8 की पावर x माइनस 4 की पावर x, इसमें से कॉमन ले सकते हैं 4 की पावर x, तो अंदर बचेगा 2 की पावर x माइनस 1। अगर बाकी दो टर्म्स में से माइनस कॉमन ले ले तो बचेगा 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में आएगा x का स्क्वायर। यहां से हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 4 की पावर x माइनस 1 इंटू में आएगा 2 की पावर x माइनस 1। एक x इसके अपॉन में रखेंगे, एक x इसके अपॉन में रखेंगे। याद करो कौन सी लिमिट बनी? अगर a की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो उसकी लिमिट हम जानते हैं कितनी आती है? ln a। तो जो पहला पार्ट है उसकी लिमिट तो आ जाएगी ln4, जो सेकंड पार्ट है उसकी लिमिट आएगी ln2, तो आंसर आएगा ln4 इंटू ln2। तो यहां से तुम नोटिस करोगे कि LHL जो आ रहा है और RHL जो आ रही है दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो भले ही तुम 0 पर कोई भी वैल्यू सेट कर लो, अगर LHL RHL ही नहीं आ रही, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने का सवाल ही नहीं उठता। सही बात है। तो यहां पर तुम क्या बोलोगे? सिंस LHL of fx at x equal to 0 is not equal to RHL of fx as x tends to 0, fx cannot be made continuous at x equal to 0। तुम कितनी भी कोशिश कर लो fx को कंटिन्यूस नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैं बोल भी रहा था कि ये मत करना जैसे एक बच्चे ने गलती करी थी, आंसर दिया था ln4,
तो सिर्फ RHL या LHL से निकालकर बराबर कर दिया। जरूरी नहीं है ना कि फंक्शन कंटिन्यूस आएगा ही आएगा, और उसने लिखा भी हुआ है इफ पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे। मान लो दोनों की लिमिट ln4 आ जाती, तब क्या करते? अगर LHL RHL दोनों ln4 आ जाते तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही आती। अब कंटिन्यूस बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो हम f यानी फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी कितनी सेट कर देते? ln4, जो हमसे पूछा होगा। क्या वो ये कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर हमें सेट करनी है कंटिन्यूस बनाने के लिए। हाँ, अगर पॉसिबल। तो अगर LHL RHL दोनों ln4 आ जाते तो हम फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी बोल देते? ln4। तो तीनों इक्वल हो जाते। अब तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। यहां पर वो काम नहीं कर सकते। चलो देखो मैं ही करवा रहा हूं, कुछ नहीं करना। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। अब 0 पर वैल्यू तो हम जानते ही है फंक्शन की कितनी है, 3 है। तो 0 पर अगर LHL निकाली जाए तो वो भी 3 आनी चाहिए। LHL का मतलब 0 से छोटा, तो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट काम करेगा। इसकी लिमिट निकालनी हमें आती है, ठीक है। जो लिमिट चैप्टर का, पिछले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था, जो जब भी क्लास लगी थी थर्सडे को, उसमें हमने यही काम करा था कि अगर लिमिट दी हो और कुछ अननोन नंबर्स हो ABCD, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक आध क्वेश्चन करवाया था, क्या करोगे? एलोपिटा लगा सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन अगर उसके बिना करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा। तो a इंटू 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। बस सफिशिएंट है इतना। प्लस में है b, कोस एक्स का मतलब क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये भी बहुत है, इतना काफी है। प्लस में है 5 और पूरे के अपॉन में आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 3। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर इस पूरे पोर्शन की लिमिट 3 आ रही है, अब मैंने क्या बताया था, ऊपर नीचे हमेशा हमें क्या करना होगा? जो x की मिनिमम पावर है उससे डिवाइड करना होगा। अगर x 0 को टेंड करते हैं तो मिनिमम पावर से डिवाइड करते हैं, अगर इंफिनिटी को टेंड करे तो मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब नीचे वाला एक्स स्क्वायर गायब होना चाहिए। अब नीचे वाला एक्स स्क्वायर कब गायब होगा? जब ऊपर भी एक्स स्क्वायर आएगा। मान लो सपोज करो ऊपर कांस्टेंट टर्म आ गई 7, मान लो एक बार, अगर कांस्टेंट टर्म 7 आ रही है तो 7 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो तो लिमिट के बराबर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब मैं दावे से कह सकता हूं कि इसकी कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए न्यूमरेटर की। अब न्यूमरेटर की कांस्टेंट टर्म है कितनी? a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 5। तो मैं यहां से ये बता सकता हूं कि कांस्टेंट टर्म a प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ रही है। अच्छा, अब सोच के देखो, x का कोफिशिएंट बचना चाहिए हमारे पास। x का कोफिशिएंट भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो x की टर्म आ गई तो x अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/x। 1/x 0 पर किसको टेंड करेगा? प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, दोबारा नॉट डिफाइंड है, तो वो भी नहीं चाहिए अपने को। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना आना चाहिए? 0। x का कोफिशिएंट दिख रहा है अपने को कहीं पर? नहीं आ रहा, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, यहां पर भी x स्क्वायर आएगा, वो तो दिख नहीं रहा। अच्छा, x की टर्म नहीं आई। अगर मैं बात करूं x स्क्वायर की, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 3। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 होगा। अगर ऊपर से 3x स्क्वायर मिलेगा तभी वो x स्क्वायर से डिवाइड होकर 3 बनाएगा, तभी लिमिट कितनी आ पाएगी? 3। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, साथ में है -1, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a, यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा माइनस का b/2, और ये इक्वल टू होना चाहिए 3 के। पल्ले पड़ रही है बात? क्या करना चाह रहे हैं? क्या क्या ये कहां से है? एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर आंसर निकाल लूं पहले। ये दो इक्वेशन बनी है a और b में, सोल्व करेंगे a और b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर ऐड कर दें दोनों को तो कटेगा
कितना आ रहा है यार? -1 आ जाएगा मेरे हिसाब से। चेक कर लेना कैलकुलेशन। ए की वैल्यू मेरी आ रही है -1 और बी की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, हमने ये कहा कि कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए। अगर मान लो ऊपर कांस्टेंट टर्म 0 नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल 2 आ गई, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर तो सबको डिवाइड करेगा ना, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर में जब x को 0 की तरफ टेंड करेंगे तो 2 अपॉन 0 बनेगा। किसको टेंड करेगा? प्लस इन्फिनिटी को। तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो लिमिट 3 के इक्वल नहीं आ पाएगी। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए। इसका मतलब x का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए, ताकि 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 3 बने, कट कटाकर लिमिट 3 आ जाए। उसके बाद क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो ऊपर x क्यूब आ गया तो x क्यूब अपॉन x स्क्वायर कितना होगा? ऊपर x बचेगा, ऊपर x बचेगा तो 0 पर 0 को टेंड करेगा, बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a और b की तो हम वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं LHL से। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे RHL की। RHL ऑफ fx as x tends to 0। तो अगर नंबर 0 से हल्का सा बड़ा होगा तो सबसे नीचे वाला पार्ट काम करेगा। तो इस पार्ट की अब लिमिट निकालनी है 0 पर। 1 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब अपॉन में लिखा हुआ है x का स्क्वायर, पूरे की पावर है 1/x। अब RHL जो है वो भी आनी चाहिए 3 के इक्वल, ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस हो सके, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पर 3 दी हुई है। अब तुम नोटिस करोगे कि अगर x 0 को टेंड कर रहे तो यहां पर ये जो नंबर होगा वो किसको टेंड करना चाहिए? पावर तो कितनी आ रही है? 1/0 कितनी आ रही है? 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 प्लस नंबर कितना बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। अब देखो dx क्यूब अपॉन x स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा? dx बचेगा। वो तो 0 पर 0 को टेंड करेगा, लेकिन cx अपॉन x स्क्वायर ये किसको टेंड करेगा? c/x। c/x 0 पर कितना होगा? नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये वाली दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारी। अगर ये वाली दिक्कत हमें नहीं चाहिए तो हम क्या चाहेंगे कि x का कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो यहां से हम c की वैल्यू तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं 0 है। दोबारा फिर बोल रहा हूं, अगर c नॉन जीरो हुआ तो cx अपॉन x स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू होगी c अपॉन x, और c अपॉन x 0 पर कितना होगा? नॉट डिफाइंड। तो पूरी लिमिट नॉट डिफाइंड आ जाएगी, 3 नहीं आ पाएगी। तो c 0 है। अब ये वाली टर्म तो गायब होगी। अब 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी है, fx की पावर gx। इसकी लिमिट निकालनी सिखाई थी, क्या करेंगे? e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0। बताया था पावर जो है वो तो एज इट इज आती है 1/x। जो नीचे बेस होता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नीचे वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? dx क्यूब अपॉन x स्क्वायर। सोच के देखो, x क्यूब कटेगा, कितना बचेगा? e की पावर d इक्वल टू 3। हमें कहां तक पहुंचना है? d तक पहुंचना है। तो d तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ लोग ले लेंगे। अगर लोग लेंगे तो पावर आगे आएगी d इंटू ln e इक्वल टू होगा ln 3। ln e की वैल्यू तो हम जानते हैं 1 होती है, तो d की वैल्यू आ जाएगी ln 3। तो a आ गया, b आ गया, c और d। तो इस तरीके से काम करना होगा। किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया पूछ लो, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आगे यही करना है बस, और कुछ नहीं है। RHL रिपीट कर दीजिए। कुछ नहीं भाई, RHL में मैंने ये बोला है 0 से बड़ा होगा तो ये वाला पार्ट काम करेगा, सबसे नीचे वाला। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 0 पर RHL 3 आनी चाहिए। फिर हमने कहा अगर अंदर वाले पार्ट को देखें, x 0 को टेंड कर रहे हैं, dx क्यूब अपॉन x स्क्वायर, ये तो क्या बनेगा? dx। 0 पर 0 को टेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर cx अपॉन x स्क्वायर की बात करें तो cx अपॉन x स्क्वायर जो होगा वो आएगा c अपॉन x। अब अगर x 0 को टेंड करेगा तो c अपॉन x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अंदर वाला जो नंबर है वो या तो प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा। उसकी पावर में भी क्या आ रहा है? 1/0 इंफिनिटी आ रहा है। जब इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी करेंगे तो 3 नहीं आ पाएगा, नॉट डिफाइंड नंबर आएगा, इंफिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये वाली दिक्कत दूर करनी है हमें। अब ये वाली दिक्कत तभी दूर हो पाएगी जब ये टर्म ना बने। और कब नहीं बनेगी ये टर्म?
जब हम इस टर्म को जीरो बना दें, सी को ही जीरो कर दिया, क्योंकि जीरो के अलावा अगर सी की कोई भी वैल्यू हुई, जैसे 1 हुई 2 हुई, तो सब में हमारा जो नंबर होगा वो नॉट डिफाइंड बनेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमने सी को डायरेक्ट जीरो बोल दिया। अब सी वाली टर्म तो गायब होगी। अगर x जीरो को टेंड करे तो dx क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी dx जीरो को टेंड करेगा। 1 प्लस 0 1 होता है, उसकी पावर आ रही है इनफाइनाइट। इसको सोल्व करने का तरीका बताया था, e की पावर में लिखते हैं, पावर एज इट इज आती है 1/x, बेस में से 1 माइनस करते हैं, माइनस करके ये आया, e की पावर d इक्वल टू 3, लोग लिया, वहां से d की वैल्यू आ गई। ठीक है, बढ़े आगे फिर। तो ये तो हमारे पास बात हुई कि अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, हमने इंटरवल में बात नहीं करी, हमने सिर्फ ये देखा है कि 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है, 1 पर है या नहीं है, 2 पर है या नहीं है। ठीक है, अब मान लो तुम्हें बोल दे कि 1 से 2 का जो इंटरवल है उसमें कंटिन्यूस आएगा या नहीं। अगर ऐसी बात करें तब कैसे चेक करते हैं, ठीक है वो देखते हैं। सॉरी, बाकी पॉइंट के क्वेश्चन बाद में भी करेंगे, पहले थ्योरी थोड़ी कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां पर तुम लिखोगे continuity of a function in an interval. कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, कुछ खास एक्स्ट्रा है नहीं, बस लिखना पड़ता है, नोट्स में इसलिए लिख रहे हैं कि तुमसे बोल दे कि एक इंटरवल है, अब ओपन ए से ओपन बी, ये ध्यान रखना कि कहां पर ओपन है कहां पर क्लोज्ड है। तो अगर ओपन ए से ओपन बी का इंटरवल आ जाए और तुम्हें बोल दे कि फंक्शन चेक करो इसमें कंटिन्यूस है या नहीं है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये देख लेना कि अगर इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो पूरे इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर 2 से 4 के बीच में बात करें तो 2 से 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, 2.1 2.2 2.3। अगर हर वैल्यू पर कंटिन्यूस है तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये बात है। वो अलग बात है कि हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स पर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी टेंशन मत लो। तो ओपन में ही होगा। अगर मान लो क्लोज की बात पूछ ले, the function fx will be called continuous in the interval a to b। अब ऊपर और नीचे वाले में फर्क क्या है, पहले a से b ओपन इंटरवल था, अब दोनों पर क्या आ गया, क्लोज्ड इंटरवल आ गया। तो फंक्शन fx will be called continuous in the interval a to b if, अब इसमें हम 2-3 पॉइंट बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या, if fx is continuous at every point in the interval open a to open b। अगर तुम्हें क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस चेक करना है
तो पहले चेक करो कि ओपन इंटरवल में हर पॉइंट पर कंटिन्यूस आ भी रहे नहीं आ रहा। ओपन में चेक कर लिए, ओपन में तो ऊपर भी चेक करा था, फर्क क्या है? वहां पर पहले पॉइंट में ए और बी को इंक्लूड नहीं करना था, अब ए और बी को इंक्लूड करना है, तो उनकी भी कंडीशंस आएंगी। तो कंडीशन क्या आएंगी? एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो अगर यहां पर फंक्शन इस तरीके से है, ये हमारे पास ए है, यहां पर मान लो बी है, तो ए से बी के बीच में हमने हर पॉइंट चेक कर लिया। अब हमें बात करनी है ए पर, तो मैं सिर्फ इस इंटरवल में बात करना चाहता हूं ना, इस इंटरवल के पहले क्या हो रहा है या इस इंटरवल के बाद में क्या हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फंक्शन है वो ए के राइट में डिफाइंड है या लेफ्ट में डिफाइंड है? राइट में डिफाइंड है। तो हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूस है या नहीं है। कहां पर? एट एक्स इक्वल टू ए। तो राइट कंटिन्यूस जो वर्ड यूज करें, इसका मतलब होता है कि सिर्फ हम आरएचएल निकालेंगे, एलएचएल से मतलब नहीं है। दैट इज आरएचएल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर हम इसको राइट कंटिन्यूस बनाना चाहते हैं एक्स इक्वल टू ए पर, तो अगर मान लो फंक्शन ऐसा आ जाए कभी, मान लो सपोज करो, तो तुम क्या बोलोगे? ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? अगर मैं तुमसे पूछूं ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर रही, क्योंकि राइट हैंड साइड से हमारा फंक्शन, मैं प्रॉपर फिगर बना देता हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं ए पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमें पेन उठाना पड़ रहा है ना। लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करोगे तो लिमिट मान लो 2 को टेंड कर रही है। अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो एलएचएल आरएचएल ही अगर इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन यहां पर हमें वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं वही फर्क बताना चाह रहा हूं, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना चाहते हैं कि राइट कंटिन्यूस है या नहीं है। तो राइट कंटिन्यूस में हम ये देखेंगे कि जितनी आरएचएल है उतनी ही हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है या नहीं है। तो वो आ रही है बराबर। अगर तुम लेफ्ट वाले पार्ट को इग्नोर कर दो एक बार, तो हमें यहां पर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? राइट कंटिन्यूस होगा। और मैथमेटिकली चेक करने का तरीका, आरएचएल शुड बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए। अब जैसे ए के लिए चेक करें, बिल्कुल वैसे ही किसके लिए चेक करेंगे? बी के लिए। अब हमें इंटरवल चाहिए ए से बी वाला, तो हमें जो ग्राफ का पार्ट चाहिए वो सिर्फ बी के लेफ्ट वाला चाहिए, राइट वाले से मतलब नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि एट एक्स इक्वल टू बी फंक्शन शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूस। ठीक है, राइट में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है नहीं आ रहा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये मुद्दा है। तो यहां पर तुम लिखोगे एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, दैट इज बी आएगा। सही बात है। एलएचएल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, ए पर राइट कंटिन्यूस हो और बी पर लेफ्ट कंटिन्यूस हो, तब जाकर हम बोल पाएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज्ड ए से क्लोज्ड बी में कंटिन्यूस है पूरे इंटरवल में। अब मान लो एक ये नोट लिखोगे, इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे पास गलती से एक ऐसा फंक्शन कभी आ जाए जिसका जो डोमेन है वो सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब डोमेन में एक ही नंबर है। सिंपल भाषा में बोला जाए, फंक्शन जो है एक ही नंबर पर डिफाइंड होगा। तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें, मान लो ये ग्राफ है, यहां पर वैल्यू मान लो 1 है, यहां पर वैल्यू 2 है, तो फंक्शन के लिए एक ही पॉइंट आ रहा है और कहीं पर डिफाइंड ही नहीं आ रहा, तो इस फंक्शन को x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस बोलेंगे। भले ही इसके इमीडिएट नेबरहुड में
फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो यहां पर हम चेक नहीं करते कि नेबरहुड क्या है, ठीक है, डायरेक्ट बोल देंगे कंटिन्यूअस है। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन मान लो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि ऐसा सा कोई ग्राफ आ गया, सपोज करो, मान लो ये ग्राफ आ गया। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि जीरो पर क्या होगा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, क्या बोलोगे? क्या भाई? डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर हमें बात करनी हो जीरो पर, एट x इक्वल टू 0, the continuity of fx is not discussed। तो फर्क समझो दोनों में, यहां पर भी ये पॉइंट अलग से इकलौता पड़ा हुआ है, यहां पर भी एक ही पॉइंट है, लेकिन यहां पर फर्क ये है कि डोमेन सिंगलटन सेट है, फंक्शन और किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डिफाइंड ही नहीं है, तो हम कंटिन्यूअस बोल देंगे। लेकिन यहां पर फंक्शन सिर्फ जीरो पर डिफाइंड नहीं है, ऐसा नहीं है, 1 के बाद भी डिफाइंड है, -1 के पहले भी डिफाइंड है, तो इसके डोमेन में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। तो यहां पर अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जीरो के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो जीरो के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो कंटिन्यूटी की बात करना गलत हो जाएगा, कंटिन्यूअस बोलना भी गलत होगा, डिसकंटिन्यूअस बोलना भी गलत होगा। तो फर्क है इन दोनों में, वो दोनों लिख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बात करते हैं। क्या भाई? लिख लिया? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत हो और नहीं है तो नोट करो जल्दी। ठीक है, बाकी अगर किसी का रह जाए तो इसमें भी पेज आगे पीछे कर सकते हैं, फिजिक्स की क्लास लगाती हो तुम लोग, बता देना। अच्छा, वही दिक्कत आ गई है, मान लो मैं तुम्हें एक फंक्शन दे दूं और बोल दूं कि 2 से 4 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो यहां पर तुमने मैथमेटिकली लिख लिया कि कब बोलते हैं, डेफिनेशन लिखी हमने कि अगर हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो इंटरवल पर भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हर पॉइंट पर चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर तो चेक कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम कुछ बेसिक चीजें बोलते हैं जो हमें ध्यान रहनी चाहिए। बेसिक चीजें क्या है? ऑल पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, logarithmic, functions are continuous in their domain। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन उठा लो, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, सभी फंक्शंस अपने डोमेन में, ये वर्ड जरूरी है, अपने डोमेन में कंटिन्यूस आएंगे। अब तुम्हें यहां पर ये नहीं सोचना, जैसे 10x की अगर मैं बात करूं, 10x का ग्राफ हमें पता है कैसा बनता है, तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि π/2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो तुम ऑब्वियसली क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि पहली बात तो LHL RHL बराबर नहीं आ रही, इनफाइनाइट पर जा रहे हैं, नॉट डिफाइंड हो रहे हैं, π/2 पर डिफाइंड भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस है। लेकिन जब हम डोमेन की बात करते हैं तो π/2 10x के डोमेन में बोलते हैं हम, आता ही नहीं आता, नहीं आता। 10x का डोमेन हमने क्या लिखा था? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ π/2, तो π/2 3π/2 हम डोमेन में से बाहर निकाल कर चलते हैं। तो अगर π/2 पर डिसकंटिन्यूस है और उस पॉइंट को डोमेन में नहीं ले रहे, तो डोमेन क्या आएगा? ओपन -π/2 से ओपन π/2, फिर ओपन π/2 से ओपन 3π/2, तो उस इंटरवल में तो मैं इसको कंटिन्यूस बोल सकता हूं ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन दैट डोमेन। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि 10x का ग्राफ कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है। वो डिपेंड करता है कि पूरी नंबर लाइन पर वो बात करवाना चाह रहे या सिर्फ डोमेन में बात करवाना चाह रहे। तो डोमेन में सारे कंटिन्यूअस हैं, लेकिन नंबर लाइन पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस बात को भी लिख लो। y equal to 10x and y equal to secant x are discontinuous at, कहां पर डिसकंटिन्यूअस आएंगे? जब अंदर वाला एंगल ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से y इक्वल टू कोट एक्स एंड y इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। अभी अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर हमें पूरी नंबर लाइन पर बात करनी हो तो ये डिसकंटिन्यूअस होंगे। एट x इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, यानी n पाई। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू मोड x is continuous for all x belonging to R. Y equal to fractional part x and y equal to greatest integer x. फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कहां पर होते हैं? इंटीजर्स पर। जैसे हम इंटीजर पर आते हैं, ये जंप मार के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करो, 1 तक तो वो वैल्यू कितनी लेता है? अगर 1 से छोटे तक की बात कर रहे हैं, 0.9 तक, तब तक तो वो वैल्यू कितनी लेता है? 0 लेता है। जैसे ही 1 पर पहुंचते हैं तो जंप मारकर कहां पर पहुंच जाता है? 1 पर। तो ये जो फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस होगा एट एवरी इंटीजर वैल्यू। फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होता है? हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। आर डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू z, जिसमें z का मतलब हम जानते हैं इंटीजर। तो इससे फायदा हमारा ये होगा कि अगर कभी भी बॉक्स ऑफ x आ जाए या फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, तो हमें हर वैल्यू पर चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है इंटीजर पर दिक्कत आ सकती है, वो भी जरूरी नहीं है कि हमेशा आएगी। इनमें तो आती है, लेकिन मान लो उसने फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन चेक करने के लिए सिर्फ ये पॉइंट होंगे। हर जगह मत्था मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है, सॉरी, ये स्टेटमेंट मैं एक लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है। ये लास्ट स्टेटमेंट सोच के बताओ सही है गलत है। हाँ भाई ऋतिक, तू क्या कह रहा था? 1 वाला ग्राफ, 1 वाला कौन सा ग्राफ है? चलो पहले ये बताओ ये सही है गलत है। ठीक है साक्षी, सही है तेरा आंसर। बिना एफ का क्या मतलब है तेरा? एफ से क्या समझूं मैं?
या फॉल्स कहना चाह रहे हैं? ठीक है अंजलि, तेरा भी आंसर ठीक है। स्टेटमेंट सही है? गलत है, गलत है। अगर मान लो मैं बॉक्स की बात करूं या फ्रैक्शनल की बात करूं, फ्रैक्शनल की बात कर लेते हैं, ज्यादा लंबी हाइट नहीं बनानी पड़ती। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये होता है। हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो 1 पर और 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। 1 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के डोमेन में आता है। याद करो क्या लिखवाया था, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डोमेन क्या लिखवाया था? आर लिखवाया था। इसका आर लिखवाया था ना, हर एक्स की वैल्यू पर डिफाइंड है, तो इसका डोमेन आर है। तो डोमेन में 2 नंबर ऐसे आ गए ना जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 और 2 उसके डोमेन में आते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो लास्ट में लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। दोबारा फिर बोल देता हूं, 10x में फर्क क्या था और इसमें फर्क क्या है। 10x में जो ग्राफ आ रहा था वो π/2 पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा था, लेकिन π/2 उसके डोमेन में नहीं होता, क्योंकि π/2 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो ये जिन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा वो डोमेन में नहीं है, इसलिए ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहां पर जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहे 1 और 2 पर, वो पॉइंट हमारे डोमेन में है, तो इस वजह से ये जो आखिरी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो फर्क समझ लेना इन दोनों में, ठीक है। साफ कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को क्योंकि गलत ही है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो बस, बाकी तो कुछ नहीं है। हो गया? बाकी फंक्शन आते जाएंगे, उनकी बात करते जाएंगे। मेनली अपने पास यही फंक्शंस हैं। जैसे क्वेश्चन लिखो, discuss the continuity of fx is equal to x plus 1 का मोड 2x plus 3 x square plus 3 x cube minus 15। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें सॉरी इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। कंटिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि तुम्हें बेसिकली ये बताना है कि ये फंक्शन कहां कहां पर कंटिन्यूअस होगा और किन किन पॉइंट्स पर या किस किस इंटरवल पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, -∞ से लेकर इंफिनिटी तक, जितना इसका डोमेन आ रहा है पूरे में। करो जल्दी से कमेंट करो। पूरे -∞ से इंफिनिटी में पूरे में चेक करना है अपने को। बाकी इसमें नॉर्मली ये करते हैं, ये चेक कर लो डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पर है। जहां जहां पर डिसकंटिन्यूअस है उसको आर में से हटा दो, वो कंटिन्यूअस आ जाएंगे पॉइंट। अब पहली बात तो तुम ये नोटिस करो कि नीचे वाले जो 3 लिखे हुए हैं 2x + 3 लीनियर पॉलिनोमियल, x² + 3 क्वाड्रेटिक और x³ - 15 क्यूबिक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तो मुझे -2 से 0 के बीच में, अगर -2 और 0 को छोड़ दिया जाए, बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही पॉलिनोमियल फंक्शन काम कर रहे हैं। तो -2 से ओपन 0 फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही अगर ओपन 0 से ओपन 3 बात करें तो इसमें इस पूरे इंटरवल में एक ही फंक्शन काम कर रहे हैं, कौन? x² + 3, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस होगा। तो बीच में चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमें सिर्फ कहां पर चेक करने की जरूरत पड़ेगी, जब हमारा फंक्शन एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। ऊपर भी मोड है, मोड भी मैंने क्या बताया, कंटिन्यूस होता है, वी बनता है, कहीं भी ब्रेक नहीं आता, कहीं ब्रेक नहीं आ रहा तो कंटिन्यूस है। तो आगे पीछे कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें चेक कहां कहां पर करना पड़ेगा, -2 पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि -2 पर दिक्कत ये कि -2 से पहले अलग फॉर्मूला है और -2 के बाद अलग फॉर्मूला है। और कहां पर चेक करना होगा, 0 पर, क्योंकि 0 से पहले अलग फॉर्मूला, 0 के बाद अलग फॉर्मूला, और कहां पर, 3 पर। बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे सब पर मैं दावे से कह सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब काम करना चालू करो। सबसे पहले बात करेंगे LHL। जब हमारा x -2 को टेंड करेगा, तो LHL की बात करें तो -2 से हल्का सा छोटा नंबर होगा। कौन सा पार्ट काम करेगा, पहले वाला, तो -2 + 1 -1, उसका मोड लेंगे तो कितना आएगा, 1। डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो लिमिट के पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर RHL की बात करें, -2 पर अगर RHL निकालें तो नीचे वाला पार्ट काम करेगा, 2 × -2 -4 +3 करेंगे तो ये आएगा -1। अब क्योंकि LHL और RHL ही इक्वल नहीं आ रहे, तो हमें -2 पर वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x = -2। इतनी बात हम बता सकते हैं। अब -2 के बाद किसके ऊपर चेक करना है, 0 के ऊपर। अब मैं एक एक करके वही LHL RHL निकालूंगा। अगर फंक्शन की LHL निकालें 0 पर, तो 0 से छोटे में कौन सा पार्ट काम करेगा, सेकंड वाला, 2x + 3। डायरेक्ट 0 पुट करें तो 2 × 0 + 3 यानी 3। अगर हम RHL की बात करें तो नंबर को पुट करेंगे 0 से हल्का सा बड़ा, तो नीचे वाला पार्ट काम करेगा x² + 3, तो 0 का स्क्वायर + 3, 3 आएगा। तो LHL RHL तो इक्वल आएगी। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि f(0) भी कितना आ रहा है। 0 पर कौन सा पार्ट काम कर रहा है, नीचे वाला, थर्ड वाला, तो 0 + 3 3, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट x = 0। पल्ले पड़ रहे। और फाइनली हम किस पर चेक करेंगे, 3 पर। तो अगर 3 पर चेक किया जाए तो जब 3 से छोटे नंबर की बात करें तो थर्ड वाला काम करेगा, 3 का स्क्वायर 9 + 3 12। अगर इसी तरीके से RHL की बात करें, RHL के लिए सबसे लास्ट वाला काम करेगा, 3 का क्यूब 27 -15 करेंगे तो 12। LHL RHL बराबर आ रही है। अगर f(3) की बात करें तो 3 पर इक्वालिटी है लास्ट वाले में, तो यहां पर 3 पुट करेंगे 12 आएगा। सारे नंबर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा एट x = 3। तो वो मैं पहले बोल ही चुका हूं कि -2 0 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, हमें चेक करना पड़ा। बाकी जितनी भी वैल्यू आ रही है वहां पर तो कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, तो वहां पर भी कंटिन्यूअस है, 0 पर भी कंटिन्यूअस है, 3 पर भी है। तो इकलौता पॉइंट जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कौन सा है, -2। तो इसके ऑप्शंस तुम्हें दो तरीके से दिख सकते हैं। एक तो तुम ये लिख सकते हो f(x) इज discontinuous only at x = -2, या तो ये लिखा हुआ दिख सकता है, या फिर तुम बोल दोगे f(x) is continuous for all x belonging to, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है एक्सेप्ट -2। तो -2 हटा देंगे, बाकी जितने भी x बचेंगे सबके लिए कंटिन्यूस। तो दो तरीके से ऑप्शन दिख सकते हैं, एक ही बात है, वो तुम्हें बस पता होनी चाहिए। कल हम पढ़ेंगे कि डिसकंटिन्यूटी के टाइप क्या क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट, मिसिंग पॉइंट, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल,